दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंटिन्यू रखते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा अप टू शेक्सपियर। ठीक है, यानी कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? हमने प्रोज पढ़ा था। अब हम आते हैं ड्रामा पे, और ड्रामा का डेवलपमेंट कैसे हुआ शेक्सपियर तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेके 12th सेंचुरी से लेके शेक्सपियर जब तक आए तब तक ड्रामा का विकास कैसे हुआ उसको समझेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, अगर हम लोग इस पे गौर करें तो 12 to 15 सेंचुरी के बीच में ड्रामा का डेवलपमेंट है, उसको हम कुछ स्टेजेस में बांट देंगे। यानी कि हम लोग फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फिर फोर्थ स्टेज, और लास्ट में यूनिवर्सिटी वेट्स आएंगे फिफ्थ स्टेज में। तो ये 5 स्टेजेस में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? ठीक, तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में ड्रामा इंग्लैंड के अंदर जो ऑर्गेनाइज किया जाता था, है ना, या एक्ट किया जाता था या स्टेज किया जाता था, ऑर्गेनाइज, एक्टेड एंड स्टेज, वो किसके द्वारा किया जाता था? चर्च के द्वारा। यानी चर्च स्टार्टिंग में ड्रामा करवाता था। ड्रामा कोई और नहीं करवाता था, चर्च करवाता था। और कहाँ करवाता था? इनसाइड द प्रिसिंक्ट ऑफ चर्च, यानी चर्च के ही आंगन में करवाता था। समझ में आ गई बात कि स्टार्टिंग में ड्रामा चर्च ही ऑर्गेनाइज करवाता था। उसमें एक्टिंग करने वाले भी चर्च के लोग ही होते थे, पादरी वर्ग वाले। ठीक है, और बेसिकली उसको चर्च के ही आंगन में, उसी के प्रिसिंक्ट में ऑर्गेनाइज करवाया जाता था। और ये जो ड्रामा होते थे, ये जो प्लेज होते थे, ये लिखे जाते थे लैटिन भाषा में। ठीक है, या फिर लिटर्जी, यानी चर्च की जो भाषा होती थी या चर्च से संबंधित लैंग्वेज में ही लिखे जाते थे। यानी कि चर्च ही करवाएगा, चर्च ही के लोग इसमें एक्ट करेंगे, एक्टिंग करेंगे, और चर्च के अंदर ही वो प्ले किया जाएगा। और वो लैटिन लैंग्वेज में या फिर लिटर्जी जो चर्च की लैंग्वेज है या चर्च के पादरियों की जो लैंग्वेज है उसमें ही वो लिखा जाता था, उसी में वो प्ले किया जाता था। तो ये स्टार्टिंग में ऐसा होता था। फिर ऐसा हुआ कि डेवलपमेंट हुआ प्ले का। ठीक है, विकास तो निरंतर चलता रहता है। उस डेवलपमेंट के दौरान डेवलपिंग इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश डेवलप हो रही थी, जो इंग्लिश भाषा का विकास हो रहा था, एक नई भाषा निकल के सामने आ रही थी। अब बोलियों से निकल के एक भाषा बनती जा रही थी, वो थी इंग्लिश, वो डेवलपिंग इंग्लिश। उसमें क्या हुआ? प्ले लिखे जाने लगे। ठीक है, प्लेज अब इस डेवलपिंग इंग्लिश में लिखे जाने लगे। अब ये थोड़े से ज़्यादा ह्यूमरस और एंटरटेनिंग होने लगे, क्योंकि देखो अब तक तो लैटिन भाषा में या चर्च की भाषा में बोल सकते लिखे जाते थे, तो उसमें वो सबके बड़े सीरियस टोन में लिखे जाते थे। लैंग्वेज भी बड़ी ऑफिशियल टाइप की, सीरियस टाइप की होती थी। अब क्या है कि वो एक इंग्लिश भाषा डेवलप हो रही है, जिसमें आपको मैंने बताया कि बहुत सारे शब्द कभी उस भाषा से लिए जाते हैं, कहीं और से लिए जाते हैं। तो उस डेवलपिंग इंग्लिश में लिखे गए प्लेज थोड़े से ह्यूमरस और एंटरटेनिंग होने लगे, यानी उनमें थोड़ा सा हंसी मजाक और बोल सकते हैं आप एंटरटेनमेंट भी डाला जाने लगा। तो इससे क्या हुआ? थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा आने लगी, क्योंकि जब प्लेज एंटरटेनिंग होंगे, ज़्यादा आनंद देंगे, लोग बोर नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात अब देखने लोग ज़्यादा आएंगे। तो क्या हुआ? क्राउड ज़्यादा आने लगी। तो अब चर्च यार्ड, यानी कि चर्च के जो आंगन का इलाका था वो क्या होने लगा? वो कम पड़ने लगा। जब भीड़ ज़्यादा आएगी तो चर्च में थोड़े ना सब वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इट वॉज प्रूव्ड इनसफिशिएंट, वो इनसफिशिएंट फील होने लगा। और फिर ड्रामा को शहर की तरफ ले जाया गया, कि चर्च से बाहर निकाला, अब ये शहर के अंदर प्ले होगा। ठीक है, तो ड्रामा अब चर्च से निकल के सिटी की तरफ आगे बढ़ गया है। अब क्या हुआ कि ड्रामा को मूविंग स्टेज दिया गया। शहर में भी क्या किसी एक जगह नहीं होता था, उसको मूविंग स्टेज दिया गया कि चलता फिरता रहना चाहिए। मूविंग स्टेज किस तरह के होते थे? ये होते थे एक तरीके से पेजेंट की तरह, कि पूरे शहर भर में घूमते थे। एंड ड्रामा जैसे किसी व्हीकल, समझ गए? जैसे आज के ज़माने में कोई मूविंग स्टेज तो अपन देखते हैं कि भैया कोई ट्रक का पीछे का हिस्सा यूज़ कर लिया, ठीक है, ओपन करके, और उसको स्टेज बना दिया। ऐसे मतलब कोई व्हीकल, घोड़ा गाड़ी या कुछ भी इस तरह के किसी व्हीकल पर पहिए लगा के उसको मूविंग स्टेज बना दिया गया। ठीक है, और यह मूविंग स्टेज पूरे शहर भर में थ्रू आउट द सिटी घूमता था ड्रामा को प्ले करते हुए। अब ये प्लेस जो होते थे ना, ये स्टोरी सुनाया करते थे, टेल स्टोरीज। किसकी स्टोरीज होती थी? ये
बर्थ ऑफ क्राइस्ट से लेके उसके क्रूसीफिक्शन तक बेसिकली, यानी कि चर्च का क्राइस्ट का जब जन्म होता है वहाँ से लेके उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी पूरी स्टोरी ये मूविंग प्लेज शहर भर में, जिनको पेजेंट भी बोल सकते हैं, आज हम उसको बोल सकते हैं तमाशा एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये तमाशा जो वर्ड है ना, वैसे तो ये एक तरह का प्ले ही होता है, यूपी की तरफ चलता है ना। तो ये जो पेजेंट होते हैं, मूविंग स्टेज वाले प्लेज, तो इनमें स्टोरीज होती थी क्राइस्ट के जन्म से लेके उनके क्रूसीफिक्शन तक की, ठीक है। तो ये स्टोरीज ये लोग इस मूविंग प्लेज में रखे थे। पहले एक एग्जांपल देता हूँ, एंशिएंट टाइम में अपने एंशिएंट क्या कुछ सालों तक पहले ही अपने जो रामायण होती थी ना, रामायण को भी मूविंग प्लेस पर ही चलाया जाता था। और पहले मध्य भारत और प्राचीन भारत में तो मूविंग प्लेस पर ही रामायण होती थी, चलते फिरते शहर भर में घूमते घूमते वो एक्ट किया करते थे। और बाद में उनको एक जगह प्ले पर भी करने लगे, स्थायी प्ले पर, स्टेबल प्ले पर भी, बाकी मूविंग प्लेस पर पहले होते थे खूब। अब देखो ये जो प्लेस थे इनको बोला जाता था मिरेकल प्लेस या मिस्ट्री प्लेस फ्रांस के अंदर। तो गौर करने वाली बात है, फ्रांस के अंदर इनको दो भागों में बांटा गया, एक तरफ तो मिरेकल और दूसरी तरफ मिस्ट्रीज। क्या है? मिस्ट्रीज, मिरेकल एंड मिस्ट्रीज, ठीक है। मिस्ट्रीज में क्या होता था? मिस्ट्रीज में होता था बेसिकली क्राइस्ट से संबंधित कहानियाँ। क्या होती थी? क्राइस्ट से संबंधित कहानियाँ मिस्ट्री प्लेज में आती थी, ठीक है। और मिरेकल्स में क्या आता था? दूसरे संत, यानी क्राइस्ट के अलावा जो दूसरे संत हुए उनसे संबंधित कहानियाँ होती थी, वो मिरेकल प्लेज में आती थी। समझ गई बात? यानी फ्रांस के अंदर एक तरह से डिवीज़न कर दिया कि जो ये मूविंग प्लेस चल रहे हैं इनको भी दो भागों में बांट दिया गया कि जिन प्लेस में क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से संबंधित स्टोरीज दिखाई जाएंगी उनको बोला जाएगा मिस्ट्रीज, और जिनमें दूसरे संत, अदर सेंट से संबंधित स्टोरी दिखाई जाएगी उनको बोला जाएगा मिरेकल्स। तो मिरेकल्स एंड मिस्ट्रीज ये हो गए फ्रांस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। परंतु इंग्लैंड के अंदर क्या था? सब के सब प्लेस को ही बोलते थे वो मिरेकल प्लेस, सभी को एक ही नाम दे दिया, मिरेकल प्लेस। समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब 15th सेंचुरी में ये मिरेकल्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, ठीक है, और इनको 4 साइकिल्स में डिवाइड किया। अभी हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में तो सबको ही मिरेकल बोला जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे इनको 4 साइकिल में डिवाइड कर दिया गया, 4 साइकिल्स, और ये चारों साइकिलों के नाम इंग्लैंड के कस्बों के नाम पे रखे गए, जैसे कि यॉर्क साइकिल, चेस्टर साइकिल, कोवेंट्री साइकिल एंड वेकफील्ड, यानी जिसको टाउनले साइकिल भी बोलते हैं। जिनमें से यॉर्क साइकिल जो थी ना वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही, क्योंकि इसने कोई लगभग 50 प्लेज, यानी कि सही नंबर बोले तो 48 प्लेज, एग्जैक्ट नंबर 48 प्लेज, यानी 48 प्लेज इन्होंने सबसे ज़्यादा प्ले करवाए थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए थे। ये 4 साइकिल्स हो गई, यॉर्क साइकिल, चेस्टर, कोवेंट्री एंड वेकफील्ड। इन्होंने अपने अपने लेवल पे प्लेज ऑर्गेनाइज करवाए शहर भर में, और जिनमें सबसे ज़्यादा प्ले ऑर्गेनाइज करवाए यॉर्क साइकिल ने। समझ के बात को? तो इस तरीके से मिरेकल प्लेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए 15th सेंचुरी में। अब हम, ये पहला स्टेज था यहाँ तक, अब हम सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा चरण ड्रामा के डेवलपमेंट का। तो 15th सेंचुरी में मोरालिटीज़ या मॉरल प्लेज वो मिरेकल्स के साथ में वो भी खूब डेवलप हुए, क्योंकि हम लोग अगर डिवीज़न लेके चले, ठीक है, डिवीज़न लेके चले, इंग्लैंड में वैसे सबको मिरेकल बोलते थे, पर अगर हम डिवीज़न करना चाहें तो मिरेकल तो पॉपुलर हो ही रहे थे। मिरेकल में क्या होता था? मिरेकल में होते थे दूसरे संतों से संबंधित कहानियाँ, अगर फ्रांस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, और मिस्ट्रीज़ में क्राइस्ट से संबंधित कहानियाँ फ्रांस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। तो मोरालिटी और मॉरल प्लेस 15th सेंचुरी में मिरेकल्स के साथ साथ में मोरालिटीज़ और मॉरल प्लेस खूब पॉपुलर हुए। ये मोरालिटीज़ या मॉरल प्लेस में क्या होता था, है ना? मोरालिटीज़ और मॉरल प्लेस में एलिगरीज होती थी, जिनमें ह्यूमन वर्च्यू या एविल्स, यानी इंसान के अंदर जो बुराई है या जो अच्छाई है उनको पर्सोनिफाई किया जाता था, यानी उनको कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता था। जैसे ग्रीड एक कैरेक्टर हो गया मान लो, ठीक है, एंगर एक कैरेक्टर हो गया, एनवी जलन एक कैरेक्टर हो गया, ऐसे इंसान की ऑनेस्टी एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। इंसान की अच्छाई और इंसान की बुराई, इनको कैरेक्टर के रूप में दिखाते थे, इनको क्या कर दिया, इनका मानवीकरण कर दिया, इनको इंसान के रूप में दिखाते थे। तो ह्यूमन वर्च्यूज़ और उसकी एविल्स हैं उनको कैरेक्टर के रूप में
एक तरह से फॉर्म करके एलिगरीज बनी, और ये एलिगरीज जो थी ना, ये मोरालिटी प्लेज या मॉरल प्लेज यानी नैतिक प्लेज जो होते थे ना, उनमें इस तरह से ये दिखाया जाता था, ह्यूमन के वर्च्यूज़ और ह्यूमन के एविल्स को कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता था प्ले के अंदर। बात समझ में आई? क्योंकि प्ले में पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, तो ठीक है, मोरालिटी और मॉरल प्लेज में कैरेक्टर कौन होते हैं? इंसान की बुराइयाँ और इंसान की अच्छाई, इन्हीं को कैरेक्टर बना दिया जाता था। समझ गए बात? तो ऐसा ये प्लेज और डेवलप होने लगे, किसमें? 15वीं सेंचुरी के अंदर मिरेकल्स के साथ में। इंग्लैंड के हिसाब से देखिए तो सभी मिरेकल थे उसमें, तो इंग्लैंड में तो मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन कोई था ही नहीं, तो मिरेकल्स यानी कि जो ये आप क्राइस्ट से संबंधित प्ले हो, चाहे अदर संत से संबंधित प्ले हो, इनके अलावा एक और तरह का प्ले डेवलप होने लग गया, वो था मोरालिटी प्लेज या मॉरल प्लेज, ठीक है, जिसमें ह्यूमन वर्च्यूज या ह्यूमन एविल्स को कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता था। अब क्योंकि इनका उद्देश्य था ह्यूमन वर्च्यूज को या एविल्स को हाईलाइट करना, तो एक तरीके से ये ह्यूमनिज्म को बढ़ावा दे रहे थे ये प्लेज, ये मानववाद को बढ़ावा दे रहे थे, ह्यूमनिज्म, क्योंकि उस वक्त ह्यूमनिज्म डेवलप हो रहा था, और ये प्लेज ह्यूमनिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि ह्यूमनिज्म में हम बात करते हैं इंसान की, इंसानी जीवन की, इंसान की बुराइयाँ, इंसान की अच्छाई, इंसान इस जीवन, इस अर्थ पे कैसे जीता है, हम उसकी बात करते हैं, तो ये ह्यूमनिज्म को बढ़ावा दे रहे थे ये प्लेज, ठीक है। अब सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल मोरालिटी प्लेज के देखे तो कासल ऑफ परसिवरेंस था, और उसके बाद में एवरीमैन आया। इन दोनों ही प्लेज के जो राइटर थे उनका किसी को नहीं पता, ठीक है, ये एनोनिमस है, अज्ञात राइटर्स थे। तो कासल ऑफ परसिवरेंस और फिर एवरीमैन, इन्होंने ये स्टार्टिंग के मोरालिटी प्लेज हैं। सबसे पहले तो कासल ऑफ परसिवरेंस आया, पर इससे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। फिर एवरीमैन जब आया ना, तो एवरीमैन ने क्या किया कि मोरालिटी प्लेज को पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा प्रदान करी, ठीक है, तो लोगों को ही पसंद आने लगे। अब हम आते हैं 16वीं शताब्दी, 16वीं सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि थर्ड स्टेज की तरफ ले जाएगा हमको ड्रामा के डेवलपमेंट के। तो देखो, अब ये होने लगा भैया कि जो मिरेकल्स हैं वो डिक्लाइन होने लगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्राइस्ट से संबंधित कहानियाँ, दूसरे संतों से संबंधित कहानियों वाले प्लेज अब डिक्लाइन होने लगे, वो मिरेकल्स अब ख़त्म होने लगे। कारण क्या था उनके ख़त्म होने का या उनके डिक्लाइन होने का? क्योंकि प्यूरिटेनिज्म बढ़ रहा था, और प्यूरिटेनिज्म चर्च, जो ओल्ड कैथोलिक चर्च था, उसके नियम कायदों के अगेंस्ट में था। तो मिरेकल्स डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट थे वो अगेंस्ट में थे पुराने ओल्ड कैथोलिक चर्च और उसकी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में थे। पर मोरालिटीज़ सर्वाइव कर गए। क्यों? क्योंकि मोरालिटीज़ का जो टॉपिक होता था वो धर्म से संबंधित नहीं होता था। मिरेकल प्लेज होते थे वो क्राइस्ट या दूसरे संतों से संबंधित हुआ करते थे, तो वो एक्चुअल में धर्म से संबंधित थे। वो ऐसे संबंधित थे कि स्वर्ग, नरक, या फिर बोल सकते हैं आप लोग क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट, क्योंकि उनका गॉड है, एक तरीके से मैसेंजर हैं, और दूसरे संत वगैरह, तो वो थोड़े वो धर्म, डायरेक्ट धर्म से संबंधित हो गए। तो मिरेकल प्लेज डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि प्रोटेस्टेंट उनका विरोध करने लगे कि हम इनको प्ले नहीं होने देंगे, ये तो चर्च के कही गई बातों को सब दुनिया को फैलाते हैं। ये पुराना जो चर्च है जिसके हम खिलाफ हैं, ये इन प्लेज के द्वारा दुनिया को बहकाते हैं, अपने नियम कायदे बताते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पुराने चर्च के नियम कायदों के, इनकी एक्टिविटीज़ के खिलाफ हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह के प्लेज इस तरह के परफॉर्म करवाएं जिससे कि एक्चुअल में जनता बहके, ये बोल सकते हो आप। तो इसलिए मिरेकल प्लेज के खिलाफ हो गए प्रोटेस्टेंट्स, और बेसिकली इन्होंने इनका विरोध किया। मोरालिटीज़ को इन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि मोरालिटीज़ क्या थे, उनका टॉपिक इस तरह था, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एविल, ह्यूमन गुडनेस, या फिर इनको वर्च्यूज़ को बताना, ठीक है। तो वो सेक्युलर नेचर था इनका, किसी धर्म से संबंधित था, सेक्युलर नेचर, आम जीवन से संबंधित टॉपिक थे। इसलिए मोरालिटीज़ का इन्होंने विरोध नहीं किया पुरिटन्स ने, और मिरेकल्स का विरोध किया इन्होंने। तो मिरेकल्स क्या हो गए? डिक्लाइन हो गए, मोरालिटीज़ सर्वाइव कर गए। अब क्योंकि एक तो बात है, मोरालिटीज़ में ह्यूमनिज्म की स्पिरिट भी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि वो आम जीवन, इंसान के जीवन जो इस अर्थ पे जी रहा है, उससे संबंधित थे, ठीक है। तो रिफॉर्मर्स जो थे ना, सुधारवादी लोग थे, वो मोरालिटीज़ का इस्तेमाल भी करते थे, मोरालिटी प्लेज का, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्यूरिटन्स थे, वो इस तरह की थिंकिंग रखते थे, तो रिफॉर्मर्स, प्यूरिटन्स वगैरह मोरालिटी प्ले का इस्तेमाल करते थे जनता तक अपनी मैसेज पहुंचाने के लिए। इस तरह से मोरालिटी प्लेज तो सर्वाइव कर गए, वो तो बच गए, पर मिरेकल्स डिक्लाइन हो गए। अब जैसे ये लिंडे का सेटायर ऑफ द थ्री एस्टेट 1540 में आया था, बिशप बेल का किंग जॉन 1547 में आया था, ये मोरालिटी प्लेज हैं, ठीक है। इनके नाम याद कर लो, इतना बहुत है। अब ये जो सेकुलर प्लेज थे ना, ये मोरालिटी प्लेज, इनको सेकुलर प्लेज भी कहा गया, ठीक है।
ये सेकुलर प्लेज डेवलप हुए एक नए तरह के प्ले में जिनको बोलते हैं इंटरल्यूड, यानी अब एक और तरह का प्ले निकल के आ रहा है जिसको बोलते हैं इंटरल्यूड। और ये इंटरल्यूड क्या है? एक तरह की कॉमेडी है। ये क्या है? रूडिमेंट्री कॉमेडी, एक स्टार्टिंग की जो कॉमेडी होती थी ना, उस तरह की कॉमेडी। यानी अब देखो कहानी कैसे हुई, क्या हुआ स्टार्टिंग से कि भैया पहले मूविंग स्टेज से प्ले था, फिर उसके बाद में उसको दो भागों में बांटा गया, एक तरफ मिस्ट्रीज और एक तरफ मिरेकल्स। ठीक है, ये फ्रांस में डिस्ट्रीब्यूशन था। मिस्ट्रीज में जीसस क्राइस्ट से संबंधित कहानियाँ और कह सकते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, मिरेकल्स में अदर सेंट से संबंधित, ये स्टार्टिंग में था। ठीक है, पर इंग्लैंड में सभी को ही ये मिरेकल्स बोलते थे, कोई मिस्ट्रीज या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो वहाँ मिरेकल ही चलते थे। मिरेकल्स काफ़ी आगे बढ़े, ये सभी तरह के प्लेस, दोनों तरह के मतलब इनको मिरेकल ही बोलते थे इंग्लैंड में, वो काफ़ी आगे बढ़े। फिर वहाँ आगे जाके भैया एक नया तरह का प्ले डेवलप हुआ जो था मोरालिटी प्लेस में ह्यूमन वर्च्यू, जो ह्यूमन एविल्स को दिखाई जाने लगा। ठीक है, फिर बाद में प्यूरिटेंस का विरोध जब बढ़ा तो ये जो कह सकते हैं आपको मिरेकल प्लेस वो तो डिक्लाइन हो गए और ये मोरालिटीज़ आगे बढ़े। ये आगे बढ़े क्योंकि इनका नेचर सेकुलर था। अब आप बोल सकते हो ये मिरेकल्स तो डिक्लाइन हुए, मोरालिटीज आगे बढ़े। यही मोरालिटी प्लेज में आगे निकल के एक और तरह का प्ले निकल के आता है जो है इंटरल्यूड, जो कि एक तरह की कॉमेडी है। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट वेल नोन राइटर थे इन कॉमेडीज़ के वो थे जॉन हेवुड। जॉन हेवुड का नाम याद रखना। ये सबसे बड़े पॉपुलर राइटर थे स्टार्टिंग में, जो ये इंटरल्यूड तरह की जो कॉमेडी है ना, इंटरल्यूड वाली, इसके। तो इनकी जो फेमस इंटरल्यूड है वो कौन सी है? द 4 P's करके, 4 P's करके इनकी फेमस इंटरल्यूड है जॉन हेवुड की कॉमेडी, जिसमें चारों पी कौन से हैं? ए पामर, अ पार्टनर, अ पॉटकैरी, पॉटकैरी केमिस्ट को बोलते हैं, अ पैडलर। ये 4 तरह के धंधे हो गए। पामर हथेली देखने वाला, पार्टनर माफ़ी प्रदान करने वाला चर्च के अंदर, पॉटकैरी केमिस्ट दवाइयों का जानकार वगैरह, और बेसिकली अ पैडलर। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्या हुआ, एक बहस में इन्वॉल्व हो जाते हैं इस कहानी के अंदर कि कौन सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। मतलब जॉन हेवुड की जो 4 P's है इसके अंदर ये चारों के चारों व्यक्ति एक बहस, एक डिस्प्यूट में इंक्लूड हो जाते हैं कि भाई कौन सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। तो भैया इस तरह की कहानी थी। और इसमें ये जो इंटरल्यूड्स थे ना, ये भविष्य में ये बोल सकते हैं इन्होंने जो कॉमेडी थी उसके लिए रास्ता बनाया, क्योंकि फ्यूचर में जो कॉमेडी थी ना, जैसे कि जो शेक्सपियर यूज़ करता था अपने कॉमेडीज़ में, ये कुछ कुछ इस इंटरल्यूड से निकल के ही आई थी। यानी शेक्सपियरियन जो कॉमेडीज़ थी वो इनसे इंस्पायर्ड थी, किन से? ये इंटरल्यूड से। समझ गए? तो एक तरह से ये जो इंटरल्यूड, जो नया तरह का प्ले, ये कॉमिक प्ले जो डेवलप हुआ ना, इसने आगे भविष्य में कॉमेडीज़ के लिए रास्ता बनाया, ये कह सकते हो आप। तो ये 3 स्टेज पूरे हो गए अपने यहाँ पे। ठीक है, अब हम 4th स्टेज में बढ़ते हैं। 4th स्टेज में ये हुआ कि भाई क्लासिक, जो एंशिएंट क्लासिक राइटिंग्स थी ना, उनका इंग्लिश ड्रामा पे असर दिखने लगा। 1550 के आसपास की बात है। ठीक है, वहाँ तक इनका असर दिखता था कि इनका क्लासिक्स का जो पहली इंग्लिश कॉमेडी थी, पहली इंग्लिश कॉमेडी यानी इंग्लिश भाषा में लिखी गई कॉमेडी, जिसका नाम था रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, नाम याद रखना, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ये लिखी थी निकोलस उडहाल ने, और ये पहली बार एक्ट हुई थी 1553 में। तो ये जो कॉमेडी थी ये किस पे मॉडल्ड थी? ये थी प्लॉटस एंड टेरेंस, यानी एंशिएंट राइटर्स प्लॉटस और टेरेंस, उनकी कॉमेडी पर, मतलब उनकी जो प्ले थे उस पर आधारित थी। प्लॉटस और टेरेंस के प्ले पर आधारित थी। क्या? जो ये पहली इंग्लिश ड्रामा, पहली इंग्लिश कॉमेडी लिखी गई थी, इसका नाम था रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, निकोलस उडहाल की 1553 में प्ले हुई थी। ये मॉडल थी एंशिएंट प्लॉटस एंड टेरेंस की प्ले पर आधारित। इसी तरीके से पहला जो फार्स भी एक तरह की कॉमेडी होती है। कॉमेडी में थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब देखो फार्स होता है जो बहुत ही बहुत अजीब सिचुएशंस में हंसी मजाक हो रहा है, मतलब वो फार्स है एक तरह से, बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशंस क्रिएट करके उनसे हंसी मजाक क्रिएट करना। तो जो फार्स तरह की जो कॉमेडी थी ना, जो पहली फार्स थी वो थी, इसका टाइटल था निडल, यानी इंग्लिश में लिखी गई पहली फार्स निडल, जिसका गैमर गर्टन राइटर था। ठीक है, और ये इंग्लैंड की जो ग्रामीण जीवन है, रस्टिक लाइफ है, उसके ऊपर आधारित थी, और ये कह सकते हो इस दौरान लिखी गई। तो ये पहला जो फार्स था उसका नाम क्या था? निडल था। ये गैमर गर्टन ने लिखी और इंग्लैंड की रस्टिक लाइफ पे लिखी, यानी ग्रामीण जीवन पे लिखी ये कॉमेडी थी। ठीक है, पहली इंग्लिश ट्रेजेडी थी, इसका नाम था गोरबुडक। ये गोरबुडक भी बोल सकते हैं उसका नाम, या फेरेक्स एंड पोरेक्स भी कहते हैं, 2 टाइटल हो गए, गोरबुडक या फेरेक्स एंड पोरेक्स। ये लिखी थी 2 लॉयर्स थे जिनका नाम था सैकविल एंड नॉर्टन।
क्या नाम था, सैकविल और नॉर्टन ने पहली ट्रेजेडी लिखी इंग्लिश में, ठीक है, जिसका नाम था गोरबोडक या फेरेक्स एंड पोरेक्स, और ये एक्ट हुई पहली बार 1561 में। अब ये इंस्पायर्ड थी रोमन ड्रामेटिस्ट सेनेका की ट्रेजेडी से, यानी एंशिएंट जो सेनेका था ना रोम में, रोम जो कह सकते हैं आप कंट्री था उस ज़माने में, तो रोमन एम्पायर जो था उसमें आप एक सेनेका राइटर था, उसकी जो ट्रेजेडीज़ होती थी ना उनसे इंस्पायर होके सैकविल और नॉर्टन ने गोरबोडक या फेरेक्स और पोरेक्स जो पहली इंग्लिश ट्रेजेडी थी वो लिखी थी, ठीक है। अब ये रोमन ड्रामेटिस्ट तो ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में लिखा करते थे, ठीक। अब हुआ ये कि ये जो सैकविल और नॉर्टन था इसको स्टेज पे प्ले किया गया, पर इसमें एक्शन बहुत कम था, एक्शन बड़ा कम था, यानी ज़्यादातर एक्शन स्टेज के पीछे हो रहा था, मतलब उसे स्टेज पे दिखाया नहीं जा रहा था, सिर्फ बोल के बताया जा रहा था कि ऐसा हो रहा है, यानी एक्शन स्टेज के पीछे हो गया, जिसे जनता को दिखाया नहीं जा रहा, और सिर्फ सिंपली उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है, जनता को बोल के बता दिया जाता है कि ये हो गया, यानी स्टेज पे एक्शन कम था। तो ये जो लेस एक्शन के ड्रामा थे ना, ये ज़्यादातर ऑडिटोरियल फैशन में बोले जाते, मतलब बोल के सुना दिए जाते थे, एक्शन कम करते थे स्टेज पे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बेसिकली पता है क्योंकि इसमें खून खराबा काफ़ी होता था, तो ये लोग अवॉइड करते थे कि स्टेज पे ज़्यादा खून खराबा दिखाया जाए, समझ में आई बात। तो स्टार्टिंग ये लोग ये इस तरह के ड्रामा लोगों के इतने फेवरेट नहीं हो पाए, क्योंकि देखो लोगों को देखना पसंद है, वो ड्रामा देखने आए हैं तो स्टेज पे प्ले होना चाहिए, तो उनका एक्शन कम हो रहा है तो लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा, तो लोगों ने एक तरह रिजेक्ट कर दिया इसको। परंतु ये ड्रामा ब्लैंक वर्स में लिखे जाते थे, तो ब्लैंक वर्स को एक्सेप्ट कर लिया गया और भविष्य के सभी ड्रामाज ब्लैंक वर्स में लिखे जाने लगे, एक अच्छा मीटर बन गया ड्रामा लिखने का, समझ में आई बात। तो ड्रामा तो रिजेक्ट हो गया एक तरीके से कि भाई तुम लोग प्ले ही नहीं कर रहे, बहुत कम प्ले कर रहे हो स्टेज पे। अब इस सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है लोग इसे रिजेक्ट करने ही थे, ठीक है, तो पर ब्लैंक वर्स एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इस ट्रांजिशनल फेज के दौरान पहला जो थिएटर था इंग्लैंड का वो अस्तित्व में आया, फर्स्ट थिएटर, यानी कि पहली बार थिएटर ने फिजिकल फॉर्म लिया एक तरीके से। तो इस डेवलपमेंट के फेज़ के दौरान पहला थिएटर निकल के आया इंग्लैंड में, और ये थिएटर आप बोल सकते हो पहले सिटी के अंदर था बेसिकली, है ना। फिर क्या हुआ कि प्यूरिटन्स और जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एक्टर्स को या प्ले मेकर्स को, प्ले बनाने वाले या फिर उसके अंदर एक्ट करने वालों को, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित थे, उनको भगोड़ा, रोग या वैगाबॉन्ड, भगोड़ा घोषित कर दिया। यानी प्यूरिटन्स क्योंकि बेसिकली अगेंस्ट में थे रोमन कैथोलिक चर्च के, सो ऑब्वियस सी बात है उनके द्वारा कोई भी प्ले किया जाता है, एक्ट किया जाता है, तो वो उसको उन्होंने उसके अगेंस्ट में थे, तो वो उन्होंने क्या किया कि जितने भी एक्टर्स वगैरह थे, वैगाबॉन्ड मतलब प्ले मेकर्स थे, उनको वैगाबॉन्ड या भगोड़ा घोषित कर दिया। तो भैया अब ये प्ले मेकर्स और ये एक्टर्स क्या करें, तो इन्होंने क्या किया कि भाई चर्च तो अब कुछ करवा नहीं पाएगा, तो इन्होंने खुद की कंपनीज बनाना शुरू कर दिया और खुद को एसोसिएट कर लिया किसी न किसी नोबल मैन से, यानी बड़े जो प्रतिष्ठित समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनके साथ में खुद को एसोसिएट कर लिया। यानी कि अब खुद की कंपनीज बना ली और एक तरीके से आप बोल सकते हो ऐसे बड़े व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ लिया किसी समाज के, जैसे अर्ल ऑफ लेसिस्टर की सर्वेंट, इनको बोला जाता था जैसे अर्ल ऑफ लेसिस्टर, लेसिस्टर जगह है, वहाँ का अर्ल एक पद है, या तो एक तरह से किसी व्यक्ति को दिया गया हो पद है, अर्ल ऑफ लेसिस्टर तो कोई बड़े व्यक्ति को दिया गया होगा। तो अर्ल ऑफ लेसिस्टर के नौकर, हम कौन है, अर्ल ऑफ लेसिस्टर के नौकर हैं, ऐसे मतलब इन प्ले मेकर्स ने, एक्टर्स ने खुद की कंपनी को ऐसे बड़े व्यक्ति के साथ में जोड़ लिया और नाम धर दिया अर्ल ऑफ लेसिस्टर के सर्वेंट करके, ठीक है। ऐसे ही लॉर्ड चेम्बरलेन के सर्वेंट, ठीक है। तो ऐसे निकल के आए फिर, क्योंकि वही देखो प्यूरिटन्स अगेंस्ट में हो गए तो चर्च के द्वारा तो सपोर्ट खत्म हो गया, तो इन्होंने क्या किया फिर इंडिविजुअल इंसान जो हैं, बड़े बड़े व्यक्ति, उनसे सपोर्ट लेना शुरू किया, ठीक है, और कंपनीज बना ली खुद की अलग से। तो अर्ल ऑफ लेसिस्टर की सर्वेंट, लॉर्ड चेम्बरलेन के सर्वेंट, फिर ये अपने अपने खुद ने इन्होंने थिएटर स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। तो ये कंपनीज थी, अब ये लंदन से बाहर निकल गई, क्योंकि लंदन में ऑब्वियस सी बात है वहाँ लंदन के अंदर प्यूरिटन्स का दबदबा था, तो वहाँ पे अब ये प्ले स्टेज नहीं करवा सकते थे, तो अब थिएटर निकल के लंदन से बाहर चला गया बेसिकली। तो कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन में प्यूरिटन्स का इन्फ्लुएंस था, तो अब पहला थिएटर जो था ना वो शिफ्ट होकर सिटी से बाहर चला गया, जिसका नाम था द थिएटर। पहले थिएटर का नाम क्या था, द थिएटर, जो 1576 में आप बोल सकते हो सिटी से बाहर चला गया। तो यहाँ तक कहानी आगे बढ़ गई, ठीक है। अब हम आगे आते हैं पांचवा स्टेज, फिफ्थ स्टेज, जो था यूनिवर्सिटी विट्स। अब इस ट्रांजिशनल फेज यानी 1550 टू 1590 के इस दौरान क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ राइटर्स निकल के आए, एक राइटर्स का ग्रुप निकल के आया जिनको बोला गया है यूनिवर्सिटी विट्स।
क्योंकि ये सारे के सारे इस ग्रुप में जो लोग थे वो यूनिवर्सिटी मैन थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, ठीक है। ये राइटर्स थे जॉन लाइली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, किड, क्रिस्टोफर मार्लो। इनको बोला जाता है यूनिवर्सिटी विट्स। ये याद कर लें क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे, इस तरीके से, ठीक है। तो उनके नाम याद होने चाहिए आपको। तो ये बोल सकते हैं कि इनको हम रियल फाउंडर्स मान सकते हैं, इन लोगों को, एलिजाबेथन ड्रामा का, शेक्सपियर से पहले, ठीक है। तो शेक्सपियर ने खुद ने अपने बहुत सारे जो प्लेस थे ना वो इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर लिखे थे, इन लोगों से। और शेक्सपियर ने खुद ने किड और मार्लो के साथ में मिलके भी ड्रामा लिखा है, इनके कॉपरेशन के साथ में, मतलब इनके साथ में मिलके भी ड्रामा लिखा है, मार्लो और किड के साथ में, तो जो कि खुद यूनिवर्सिटी विट्स के लोग हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। और साथ में बाकियों की कईयों की ड्रामा वो इंस्पायर्ड हुए हैं, कईयों से तो इंस्पायर्ड हुए, और किड और मार्लो के साथ में तो मिलके ही लिखा है, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम में। तो जैसे जॉन लाइली का यूफियस कल पढ़ा था हमने, बताया था मैंने कि इसने हाईली ऑर्नेट प्रोज, बड़ा ही डेकोरेटिव प्रोज को आगे बढ़ावा दिया। बाद में शेक्सपियर ने भी इसका इस्तेमाल किया, यानी वो भी इंस्पायर्ड हुआ इससे। ऐसे ही थॉमस लॉज का रोज़लिंड कल मैंने बताया था, उससे इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट लिखा, ठीक है। किड की स्पेनिश ट्रेजेडी, किड की बहुत फेमस है स्पेनिश ट्रेजेडी, जिसने मतलब सेनेका को भी पार कर गया। वो हॉरर क्रिएट करने के मामले में एंशिएंट में सेनेका हुआ करता था, जिससे इंस्पायर्ड होकर मतलब पहली ट्रेजेडी लिखी गई थी, बताया ना कौन सी, गोरबुडक या फेरेक्स पोरेक्स, पर उसमें थोड़ा एक्शन कम था स्टेज पे, तो लोगों को इतनी पसंद नहीं आई, ठीक है। उसी सेनेका से इंस्पायर्ड होकर किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी बेसिकली, परंतु हॉरर के मामले में वो सेनेका को भी क्रॉस कर गई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि अब ये स्टेज पे थोड़ा सा दिखाने भी लगे हॉरर को। अब इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ 16th सेंचुरी तक लिमिटेड नहीं रही, आगे भी बढ़ी, मतलब स्पेनिश ट्रेजेडी बाद में भी बहुत पॉपुलर रही। और शेक्सपियर ने खुद ने अपने कई सारे हिंट्स लिए स्पेनिश ट्रेजेडी से, खास तौर पे जो हेमलेट प्ले था ना शेक्सपियर का, उसके अंदर उसने स्पेनिश ट्रेजेडी से काफ़ी चीज़ें उठाई है, मतलब उसने इंस्पायर्ड हुआ है, उसने हिंट उठाए वहाँ से, ठीक है। ऐसे ही मार्लो सबसे यंगेस्ट था यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर, सबसे जवान था। उसके वर्क्स 4 फेमस प्लेज हैं उसके, टेम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, चारों ही बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है। जो पहले 3 हैं, टेम्बरलेन, फॉस्टस और ज्यू ऑफ माल्टा, ये रिफ्लेक्ट करते हैं बेसिकली किसी न किसी इंसान के किसी पैशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंसान के अंदर कोई पैशन होना, या फिर बोल सकते थोड़ी बुराई, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि जो मेन कैरेक्टर है ना इन तीनों प्लेज में, टेम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टस और जियो ऑफ माल्टा, उनका जो मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है ना, उसके अंदर कोई ना कोई पैशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे टेम्बरलेन के अंदर पैशन था पावर प्राप्त करने का, ठीक है। तो पावर प्राप्त करने के चक्कर में वो इतना अंधा हो गया कि उसका खुद का विनाश होना तय हो गया। ऐसे ही डॉक्टर फॉस्टस, वो रिफ्लेक्ट करता था हंगर फॉर नॉलेज, ज्ञान की भूख थी उसके अंदर, और पावर की भी, ठीक है। तो ये भी इसे अपने पतन की तरफ ले गए क्योंकि कुछ ज़्यादा ही भूख थी। ऐसे द ज्यू ऑफ माल्टा, माल्टा का ज्यू था, उसमें अंदर किस चीज़ की भूख थी, एक्चुअल में वो लालची हो गया था, ग्रीड फॉर रिचेस, धन कमाने के लिए। तो इन तीनों ही प्लेज में कोई ना कोई ह्यूमन पैशन था जो हावी हो गया इनके ऊपर, जो इनका मेन कैरेक्टर उसके ऊपर हावी हो गया। पर जो एडवर्ड सेकंड था ना, चौथा प्ले, इसने रास्ता बनाया शेक्सपियर के जो प्लेस थे ना, रिचर्ड सेकंड और किंग जॉन, इनके लिए, क्योंकि ये हिस्ट्री प्लेस थे। एडवर्ड सेकंड भी एक हिस्टोरिकल प्ले है। तो एडवर्ड सेकंड से एक तरीके से शेक्सपियर ने तरीका सीखा कि हिस्ट्री प्लेस कैसे लिखने होते हैं। तो रिचर्ड सेकंड और किंग जॉन, ये दोनों एक तरीके से एडवर्ड सेकंड से इनको आइडिया मिला शेक्सपियर को, ठीक है। तो मार्लो, हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर जितना बड़ा ड्रामेटिस्ट नहीं था, परंतु वो किसी भी तरीके से लिखने के मामले में कम नहीं था। देखो, 2 तरह से ड्रामा लिखना और एक ड्रामा को शो करना। शेक्सपियर मास्टर था ड्रामा शो करने के मामले में, ठीक है। परंतु क्योंकि लिखता था बहुत जल्दीबाजी में था शेक्सपियर ड्रामा, उसमें मिस्टेक्स भी बहुत है उसके ड्रामा में, ठीक है। परंतु वो प्रेजेंट करने के मामले में मास्टर था कि स्टोरी को कैसे जनता के सामने प्रेजेंट करना है और वो पॉपुलर बनानी है, जनता को पसंद आनी चाहिए। तो वो मास्टर ड्रामेटिस्ट था, ग्रेट ड्रामेटिस्ट था शेक्सपियर। तो मार्लो इतना बड़ा ड्रामेटिस्ट नहीं था, परंतु लिखने में वो कहीं भी कम नहीं था। उसकी जो टेक्निकल एक्सीलेंसी थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी। ब्लैंक वर्स पे उसका बहुत ज़बरदस्त कमांड था, किसका, मार्लो का। उसकी फेमस भी है, उसकी लिखी गई जो लिखने की स्टाइल, उसको माइटी लाइन कहते हैं एक तरह से, ठीक है। और ये किसी भी तरीके से शेक्सपियर या किसी और से कम नहीं थी। तो मार्लो लिखने के मामले में बहुत बड़ा राइटर था। तो ये था पूरा ड्रामा का डेवलपमेंट शेक्सपियर तक। शेक्सपियर को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये तो शेक्सपियर के अलावा कि ड्रामा कैसे विकास हुआ।
पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, कैसे ड्रामा यहाँ तक पहुँचा, 16th सेंचुरी तक, शेक्सपियर तक कैसे पहुँचा। ठीक है, ये हमने पूरी कहानी सुनी। पहले चर्च करवाता था, फिर बोल सकते हैं कि मिरेकल प्लेज एंड द मिस्ट्रीज थे, फ्रांस के अंदर डिवीज़न था, फिर बाद में इंग्लैंड के अंदर दोनों को ही मिरेकल बोला जाता था। बाद में क्या हुआ, मोरालिटी प्लेज निकल के आए और मिरेकल्स को बोल सकते हैं मिरेकल्स डिक्लाइन होने लगे क्योंकि प्यूरिटन्स के अगेंस्ट में थे। ठीक है, मोरालिटी प्लेज आगे बढ़े, फिर मोरालिटी से निकल के ही बोल सकते हैं कि एक तरह की कॉमेडी निकल के इसके इंटरल्यूड कहा जाता था। ठीक है, फिर ये इंटरल्यूड आगे मॉडर्न कॉमेडी में कन्वर्ट हुई, जिसे शेक्सपियर ने भी खूब इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर बाद में क्लासिक्स का यूज़ भी काफ़ी दिखा। क्लासिक से इंस्पायर्ड होकर पहली कॉमेडी, इंग्लिश कॉमेडी निकल के आई, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, और पहली ट्रेजेडी भी निकल के आई जो कि गॉरवोडक थी। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। फिर पहला मतलब थिएटर डेवलप हुआ इंग्लैंड में, परंतु प्यूरिटन्स ने उसका विरोध किया, एक्टर्स को वैगाबॉन्ड डिक्लेयर कर दिया। तो उन एक्टर्स ने क्या हुआ, किसी पॉपुलर व्यक्ति के साथ में जुड़ गए। ठीक है, और खुद की कंपनीज बना ली और थिएटर को लंदन से निकाल के सिटी के बाहर ले गए 1576 में। फिर यूनिवर्सिटी विट्स आए, यूनिवर्सिटी मैन थे, पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे। ठीक है, उन लोगों ने सही मायने में एलिजाबेथन एज के ड्रामा को एक तरह से स्थापित किया और शेक्सपियर ने बहुत कुछ उनसे इंस्पायर्ड होकर लिखा है। तो ये पूरी कहानी थी ड्रामा के डेवलपमेंट की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ढंग से और याद भी हो गया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।